कहानी की शुरुआत एक आर्ट्स कॉलेज की बिल्डिंग से होती है। ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी एक्साइटमेंट में सबरीना को आवाज़ देता है और पूछता है, क्या आज उसका डेट है? सबरीना थोड़ा घबरा जाती है और शर्माते हुए पूछती है, क्या वाकई इतना साफ दिख रहा है? और कहती है कि ये उसके लिए थोड़ा एम्बेरसिंग है। उसकी कलीग उसकी तारीफ करती है और पूछती है कि वह कितने समय से डेट कर रही है। सबरीना बताती है कि उन्हें 3 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए काफ़ी समय से मिल नहीं पाए। कलीग मुस्कुराकर कहती है कि यह बहुत क्यूट है और 3 साल बाद भी वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर ही खुश महसूस करती है। सबरीना हामी भरते हुए कहती है कि हाँ, और उसे गिल्ट भी होता है क्योंकि उसने पहले बहुत सारे डेट कैंसिल किए हैं। उसकी दोस्त याद दिलाती है कि उसने कई बार प्रोफेसर की वजह से उसे प्लान कैंसिल करते देखा है और उम्मीद करती है कि आज वह कॉल ना करे, लेकिन उसी पल सबरीना का फ़ोन बज उठता है। प्रोफेसर का कॉल था। सबरीना फ़ोन उठाती है, लेकिन उसके मन में बुरा सा एहसास होता है। प्रोफेसर कुछ कहता है और सबरीना टूटे हुए मन से बस इतना कहती है कि वह समझ गई है। उदास चेहरे के साथ वह फिर से दोहराती है कि वह समझ गई है। सबरीना प्रोफेसर को समझने के लिए थैंक यू कहकर फ़ोन काट देती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ फ्रस्ट्रेशन दिखता है। वह मन ही मन सोचती है कि प्रोफेसर कितना अनबेरेबल है। यूना उसकी दोस्त और फेलो ग्रेड स्टूडेंट मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसके थके हुए चेहरे की उसे आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वह तो प्रोफेसर की लगभग स्लेव बन चुकी है। वह याद दिलाती है कि सबरीना ने उसी की वजह से कई बार प्लान कैंसिल किए हैं। सबरीना कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो एक एंजल है, लेकिन यूना उसकी नकल उतारते हुए चिढ़ाती है। यूना ताना मारती है कि 3 साल से वह कितनी अच्छी तरह मासूम बनने का नाटक कर रही है, और हैरानी जताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब तक उसकी असली पर्सनैलिटी क्यों नहीं समझ पाया। फिर वह उसे उकसाते हुए पूछती है कि इस उम्र में प्लेटोनिक रिलेशनशिप कैसे चल सकती है, और 3 साल डेट करने के बाद भी वे बेड तक कैसे नहीं पहुंचे। ये सुनकर सबरीना गुस्से से उसे घूरती है और कहती है कि दोनों बहुत बिजी हैं, वह अपनी प्रमोशन और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में, और वह अपनी पढ़ाई में। लेकिन जैसे ही ये फेज़ ख़त्म होगा वे शादी कर लेंगे। ये सुनकर यूना शौक में पूछती है, क्या वह सच में सबरीना मैरिज गर्व की से बात कर कहती है रही कि है? उसका बॉयफ्रेंड ज़रूर उसका साथ देगा। प्रोफेसर बनने के उसके सपने को भी वह पूरा सपोर्ट करता है। वह मुस्कुराकर कहती है कि वह एक एंजल है और हर चीज़ में उसके साथ खड़ा रहता है। ये सुनकर उसकी दोस्त इम्प्रेस होकर कहती है कि दोनों तो बिल्कुल सोलमेट्स लगते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसके डॉक्टरेट को सपोर्ट करता है और कभी भी उसे फिजिकल रिलेशन के लिए प्रेशर नहीं देता। सबरीना भावुक होकर कहती है कि यह सब सिर्फ ट्रू लव में ही पॉसिबल होता है। हैरानी से वह यूना से कहती है कि क्यों ना वह उसके भाई को डेट करे, लेकिन यूना हंसते हुए कहती है कि यह सब बकवास है। यूना सीधे शब्दों में कहती है कि उसे सबरीना के भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह दूर खड़े एक लड़के की ओर इशारा करती है और कहती है कि उसे तो सिर्फ उसी जैसे लड़के पसंद हैं। जब सबरीना समझ जाती है कि वह डेरेक की बात कर रही है, तो वह अजीब सा मुंह बना लेती है। यूना कहती है कि आजकल डेरेक हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है और सोचती है कि क्या वह उनमें से किसी को डेट कर रहा है। सबरीना पूछती है कि क्या यूना को डेरेक में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं है। यूना कहती है कि ऐसे लड़के बस आकर्षक होते हैं। ये सुनकर सबरीना परेशान हो जाती है और कहती है कि वह ऐसी बातें न करे। यूना हंसते हुए कहती है कि वह बस शर्मिंदा हो रही है। वहीं दूर से सबरीना डेरेक को देखती है और मन ही मन मानती है कि वह हैंडसम है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। लेकिन वह सोचती है कि इतना बिगड़ा हुआ दिखने वाला लड़का यूनिवर्सिटी में कैसे आ गया होगा। वह कहती है कि शायद उसके परिवार के पैसे की वजह से, क्योंकि वे बहुत अमीर हैं। यूना को यह अजीब लगता है कि उसे यह सब कैसे पता है, लेकिन सबरीना कहती है कि यह तो साफ दिखता है। यूना उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वह बाहर से डिसइंटरेस्ट दिखा रही है, लेकिन अंदर से बहुत क्यूरियस है। यह सुनकर सबरीना चिढ़ जाती है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर यूना डर जाती है और कहती है कि उसे ऐसे मत देखो। सबरीना अनजान बनते हुए कहती है कि वह कोई अजीब चेहरा नहीं बना रही, लेकिन यूना कहती है कि वह सांप जैसी लग रही है। थोड़ी देर बाद सबरीना समय देखती है और जल्दी में अलविदा कहकर चली जाती है, और दूर से डेरेक उसे जाते हुए देखता रहता है। बाद में प्रोफेसर का फ़ोन आता है और वो बताता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और वह घर जा रहा है। सबरीना विनम्रता से जवाब देती है और उसे सेफ ट्रिप की शुभकामनाएं देती है। फ़ोन रखते ही वह खुशी से राहत की सांस लेती है कि आखिरकार उसके पास बॉयफ्रेंड से मिलने का समय है। एक्साइटमेंट में वह मैसेज टाइप करती है कि आज वह फ्री है और सरप्राइज़ देने के बारे में सोचती है।
उसके चेहरे पर उसकी खुशी भरी कल्पना आ जाती है। सबरीना चिकन लेकर अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट पहुंचती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह सन्न रह जाती है। एक महिला सिर्फ तौलिए में लिपटी हुई दरवाजे पर खड़ी होती है और उसे फूड डिलीवरी समझ लेती है। तभी पीछे से सबरीना का बॉयफ्रेंड भी तौलिए में आता है और पूछता है, क्या उसने चिकन ऑर्डर किया था? जैसे ही उसकी नज़र सबरीना पर पड़ती है, वह डर के मारे चीख उठता है और उसका तौलिया नीचे गिर जाता है। वह घबरा कर कहता है कि यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। वहीं दूसरी महिला पूछती है कि दरवाजे पर खड़ी यह औरत कौन है। सबरीना की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है और उसे अपने साथ हुए धोखे की सच्चाई समझ आ जाती है। बाद में वह अकेली एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठी दर्द भुलाने के लिए शराब पी रही होती है। जितना भी सोचती है उसे कुछ समझ नहीं आता। वह हमेशा प्यार करने वाला था और वे दोनों खुश लगते थे। उन्होंने शादी का वादा भी किया था, लेकिन वह सोचती है कि क्या उसने सिर्फ इसलिए उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने शादी से पहले रिश्ते से मना किया था। उसे उसकी बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि वह उसकी सोच समझता है और शादी तक उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। नशे में डूबी और टूट चुकी सबरीना खुद से शिकायत करती है कि उसने 3 साल तक मासूम बनने का नाटक किया और वह धोखा देता रहा। वह चिल्लाकर कहती है कि अगर उसे इतना ही पसंद था तो वह किसी और के पास क्यों गया, और अब वह भी ऐसा ही करेगी। वह भी किसी और आदमी के साथ होगी। उसी वक्त डेरेक उसे एक टेबल पर झुकी हुई देखता है, जहाँ कई खाली सोयू की बोतलें पड़ी होती हैं। उसे इस हालत में देखकर वह पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। पूरी तरह नशे में सबरीना बुदबुदाती है कि वह भी वही करना चाहती है। अपने होश खोने की हालत में वह उसे वहीं करने के लिए बुला लेती है, लेकिन डेरेक मना कर देता है और कहता है कि वह किसी नशे में लड़की के साथ कुछ नहीं करेगा और उसके लिए घर जाना ही बेहतर है। कुछ देर बाद जब सबरीना को थोड़ा होश आता है और वह देखती है कि उसके पास कौन है, तो वह चौंक जाती है और ज़ोर से पूछती है कि क्या सच में वही है। उसके दिमाग में पूरी कन्फ्यूजन छा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह वहाँ तक कैसे पहुँची। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वे दोनों साथ लेटे जैसे हुए ही हैं। सबरीना को एहसास होता है कि वे दोनों बिना कपड़ों के हैं, वह गुस्से से चीख पड़ती है और उसे कमीना कहती है। सदमे और गुस्से में वह पूछती है कि उसने उसे छूने की हिम्मत कैसे की। डेरेक गहरी सांस लेकर पूछता है, क्या उसे याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था? वह बताता है कि वह पूरी तरह नशे में थी, सड़क पर चिल्ला रही थी, उससे साथ सोने की जिद कर रही थी जब वह मना कर रहा था तब भी, और ऊपर से उसने उसके कपड़ों पर उल्टी तक कर दी थी। यह सुनकर सबरीना शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब उसे समझ आता है कि वे बिना कपड़ों के क्यों हैं, लेकिन वह इतनी नशे में थी कि कुछ भी याद नहीं है। अचानक डेरेक उसके पास आता है जिससे वह घबरा जाती है। वह कहता है कि उसने खुद कहा था कि वह क्यूरियस है और पूछता है कि क्या वह थोड़ा ट्राई नहीं करना चाहती। ये सुनते ही सबरीना उसे धक्का देकर चिल्लाती है कि वह रुक जाए। वह ऐसा नहीं चाहती और ऐसा कर भी नहीं सकती। वह पूछता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो वह गुस्से में कहती है कि बहुत सारी वजह हैं और अगर उसने उसके साथ कुछ किया तो उसे कोई बीमारी भी लग सकती है जो उसे बहुत घिनौनी लगती है। ये सुनकर डेरेक नाराज़ हो जाता है, लेकिन फिर कहता है कि उसका इतना आगे जाने का इरादा भी नहीं था। वह तो बस उसे तंग कर रहा था क्योंकि उसने उस पर उल्टी कर दी थी। फिर वह कहता है कि अब सोने का टाइम है क्योंकि उसने उसकी सारी एनर्जी निकाल दी है और उसे भी आराम चाहिए। उसके बगल में लेटी हुई सबरीना पूरी हालत पर सोचती है। उसे याद आता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। उसने अपने बचपन के दोस्त से, जिसे वह सालों से नज़रअंदाज करती आ रही थी, उसके साथ सोने की भीख मांगी और अब वह उसी के पास लेटी हुई है। आखिरकार वह फैसला करती है कि जो हुआ उसे भूल जाएगी। वह मान लेती है कि आखिर में यह डीके ही है जिसे वह 10 साल से जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करती रही थी। अगली सुबह खिड़की से धूप अंदर आती है। सिर दर्द के साथ सबरीना की आंख खुलती है। वह बिस्तर पर बैठकर याद करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था। कन्फ्यूजन में वह खुद से पूछती है कि क्या वह जा चुका है। तभी अचानक सारी यादें वापस आ जाती हैं और वह शर्म से चीख पड़ती है। उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ जाती हैं और डेरेक का चेहरा सामने आता है, उसका बचपन का दोस्त जिसे उसकी सारी सबसे शर्मनाक बातें पता थीं। किशोरावस्था में दोनों ने महसूस किया कि वे कितने अलग हैं और धीरे धीरे दूर हो गए। उसने उसे एक बिगड़ा हुआ लड़का समझ लिया और उसने भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया।
और अब वे दोनों एक अजीब और अनकंफर्टेबल हालत में फंसे हुए थे। ये समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से कैसे पेश आए। सबरीना खुद को कोसती है कि उसने उसके सामने अपना इतना शर्मनाक रूप दिखा दिया। अब वह सोचती है कि आगे उसका सामना कैसे करेगी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक बोतल पर पड़ती है। वह पास जाकर देखती है तो एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, चुपचाप घर चली जाना, अपने ख्यालों में डूबी हुई। वह सब समझ ही रही होती है कि अचानक उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आ जाता है। कुछ समय बाद सबरीना अपने बॉयफ्रेंड के सामने खड़ी होती है, जो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। वह कहता है कि यह बस एक गलती थी और वह औरत सिर्फ उसकी सबोर्डिनेट थी, जो कुछ समय के लिए उसके घर रुकी थी। वह वादा करता है कि वह दोबारा उसके पास नहीं जाएगा और कहता है कि उसके लिए सिर्फ सबरीना ही सब कुछ है। सबरीना गंभीर होकर उससे पूरी सच्चाई पूछती है और बताती है कि उसे पता है कि यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। वह साफ कहती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता और वह रिश्ता खत्म कर रही है, क्योंकि वह ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो किसी और औरत के साथ था। शर्मिंदा होकर वह लड़का फिर से सफाई देता है और याद दिलाता है कि वे 3 साल से साथ थे और उसने शादी तक इंतजार करने की उसकी इच्छा की इज्जत की, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। सबरीना गुस्से में पलटकर पूछती है कि क्या उसने सिर्फ इसलिए धोखा दिया क्योंकि वह उसके साथ सोना नहीं चाहती थी। वह मना करने की कोशिश करता है लेकिन चुप रह जाता है। फिर वह कह देता है कि अगर वह कम से कम एक बार उसके साथ सो जाती तो यह सब नहीं होता। यह सुनकर सबरीना हैरान और गुस्से में पूछती है कि क्या वह इस सब के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रहा है। कुछ ही पलों बाद रिश्ता खत्म करने के बाद सबरीना वहां से चली जाती है। उसका दिल भारी होता है, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी मजबूती भी जन्म ले सबरीना अपने चुकी गम होती को है। डुबाने के लिए एक बार चली जाती है। लगातार ड्रिंक्स मिलाते हुए वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के धोखे के बारे में सोचती है और याद करती है कि कैसे उसने अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश की। गुस्से से भरी हुई वह और ज़्यादा पीने लगती है ताकि सब कुछ भूल सके। वह बड़बड़ाती है कि वह कोई एंजल नहीं बल्कि शैतान था और सोचती है कि लोग इस सब के पीछे इतने पागल क्यों हो जाते हैं। तभी एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह अकेली है और उसका साथ देने की पेशकश करता है। लेकिन तभी डेरेक वहाँ आ जाता है और उस आदमी को डांट कर भगा देता है और कहता है कि उसकी दोस्त को परेशान करना बंद करे। डेरेक उसके सामने बैठ जाता है और सबरीना गुस्से में पूछती है कि वह बीच में क्यों पड़ा। डेरेक कहता है कि वह सिर्फ एक दोस्त की तरह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह पलटकर पूछती है कि वह होता कौन है ऐसा करने वाला। तभी डेरेक चम्मच से उसके माथे पर हल्की सी ठक ठक करता है और डांटते हुए कहता है कि टूटा दिल किसी और के साथ भूलना शायद काम कर जाए, लेकिन किसी के भी साथ उलझ जाना खतरनाक है। वह अफवाहों का जिक्र करता है और कहता है कि वह लड़का कई फ्रेशर्स के साथ जुड़ा रहा है और अपने डिपार्टमेंट में इसके लिए मशहूर है, भले ही उसे पता न हो। डेरेक कहता है कि वह उसके और उसके एक्स की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वह अपनी दोस्त को यूं किसी को भी सौंपते नहीं देख सकता। यह सुनकर सबरीना गुस्से में चिल्लाती है कि उसने तो उस आदमी से ढंग से हेलो तक नहीं कहा था। वह उसके भद्दे बोलने के तरीके की शिकायत करती है और पूछती है कि वह हर बार तभी क्यों आ जाता है जब वह नशे में होती है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए डेरेक कहता है कि वह तो बस वही बता रहा था जो वह कर रही थी। फिर वह उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि इसे पीकर शांति से घर चली जाए। सबरीना अंदर ही अंदर बिफर जाती है और सोचती है कि वह उसे एक नासमझ बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। सोचते हुए वह खुद से सवाल करती है कि वह जो चाहे कर सकता है और वह क्यों नहीं। आखिरकार वह फैसला करती है कि अगर वह ऐसा करेगी तो वह किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन सबसे बुरे ऑप्शन से बचना बेहतर है। अंत में वह सोचती है कि कैजुअल के लिए शायद डेरेक ही सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि वह उसे बचपन से जानती है। अचानक इम्पल्स में आकर वह ड्रिंक उठाती है और एक ही बार में ख़त्म कर देती है। सबरीना सीधे डेरेक की तरफ देखती है और बिना घुमाए फिराए उसे अपने साथ होने का न्योता दे देती है। डेरेक इस अचानक ऑफर से चौंक जाता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसी ने पहले कहा था कि वह नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी बीमारी वाला दिखता है। वह बेफिक्री से जवाब देती है और पूछती है कि क्या उसके पास इसे गलत साबित करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। डेरेक जेब से एक कागज़ निकाल कर दिखाता है और बताता है कि उस रिजेक्शन से वह इतना शॉक हुआ था कि उसने सच में टेस्ट करवा लिया था। वह मजाक में पूछता है कि क्या अब वह अपनी बात से पलटने वाली है।
मुस्कुराते हुए वह चेतावनी देता है कि बाद में पछताना मत। सबरीना उसके और करीब जाती है और पलटकर कहती है कि उसने उसे कब पछताते देखा है। अगली सुबह सबरीना पीठ दर्द के साथ जागती है और धीमे से बड़बड़ाती है कि क्या पिछली रात का अनुभव हमेशा ऐसे साइड इफेक्ट देता है। खुद को संभालते हुए वह सोचती है कि जो हुआ वह डेरेक के साथ हुआ, और यह सोचकर उसे शर्म महसूस होती है कि वह उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। कंबल में लिपटी हुई वह शर्म और उस पल की यादों के बीच झूलती रहती है। वह उसकी स्किल को मानती है, लेकिन मन ही मन उसकी नाजुकता की कमी की शिकायत भी करती है। अकेले जागने पर उसे गुस्सा आता है और वह सोचती है कि क्या उसने साफ कर दिया था कि यह सिर्फ एक रात की बात थी। बिना अनुभव के भी वह जानती थी कि बिना कुछ कहे चले जाना बेइज्जती है। पीठ के दर्द की वजह से उठ न पाते हुए वह खुद से ही भड़ास निकालती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि उसे जल्दी जाना पड़ा और वह जागे तो बता दे। दिन भर वह घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती है। कपड़े धोती है, घर साफ करती है और खाना बनाती है। सब निपटाने के बाद वह सोफे पर लेटकर आराम करती है। आराम करते हुए वह महसूस करती है कि अब वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सोच रही, और खुद से सवाल करती है कि क्या तेज़ एहसासों की तलाश ही लोगों से जल्दबाजी में फैसले करवाती है। वह तय करती है कि उसे यूं इम्पल्स में जीना बंद करना चाहिए और मानती है कि एक बार काफ़ी था। इसे वह फास्ट फूड जैसा मानती है जो पल भर का होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोलते ही उसे डेरेक दिखता है, जिसके हाथ में ड्रिंक्स और स्नैक्स के बैग होते हैं। वह बिना बुलाए अंदर आ जाता है और कहता है कि वह यह सब उसे ठीक होने में मदद के लिए लाया है। डेरेक जो सामान लाया था उसे देखकर सबरीना को शक होता है, क्योंकि उससे उसके इरादे साफ झलक रहे थे। बातचीत के दौरान डेरेक उसकी हालत को लेकर फिक्रमंद दिखता है। वह कहता है कि उसने उसे कमर पकड़ते देखा था और पूछता है कि क्या वह पिछली रात ज़्यादा रफ हो गया था। फिर वह पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है और क्या उसने दिन में कुछ खाया भी है, और कम से कम थोड़ा खाने को कहता है। सबरीना कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि वह उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। वह मुस्कुराकर पूछता है कि क्या उसका मूड नहीं है या वह गलत समय पर आ गया है, लेकिन सबरीना फिर भी उसकी चिंता पर सवाल उठाती है। जब वह सामने खड़ी होकर पूछती है तो वह जवाब देता है कि वह उसकी देखभाल करने आया है, और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होने के नाते इतना तो बनता है। ये सुनकर वह हैरानी से वही शब्द दोहराती है। बिना ठीक से समझे वह समझाता है कि सिर्फ साथ होने का मतलब यह नहीं कि उसे उससे दूर रहना चाहिए। वह सोचती है कि भले ही उन्होंने हाल ही में बात करना और साथ रहना शुरू किया हो, लेकिन बचपन के बाद वे सालों तक एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए थे। सबरीना पूछती है कि क्या वे वाकई इतने करीब हैं कि ऐसी बातें कर सकें, और खुद ही मान लेती है कि जब वे पहले एक दूसरे को हेलो तक नहीं कहते थे तो वे लगभग अजनबी ही हैं। ये सुनकर डेरेक ओवर ड्रामेटिक तरीके से रिएक्ट करता है और पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा सोचती है। वह कहती है कि यह सच है, और वह जवाब देता है कि वह बस हकीकत बता रहा है और याद दिलाता है कि दूर जाने वाली वह थी, वह नहीं। फिर वो उसे पानी पीने को कहता है और खुद लाने चला जाता है। सबरीना चुपचाप बैठी रहती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसे वो अजीब लगता है कि वह उसके घर में इतना नेचुरल कैसे है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसे याद आता है कि उस साल डीके एक बार उसके घर आया था, जब वह कॉलेज से लौटी थी और उसकी माँ और डेरेक वहाँ थे। उसने हैरानी से माँ से पूछा था कि वह यहाँ क्या कर रहा है। माँ ने प्यार भरे लेकिन समझाने वाले लहजे में कहा था कि उसका रिएक्शन अजीब है, और बताया था कि वह इसलिए चिंतित थी क्योंकि उसकी बेटी अकेली रहती है और दुनिया खतरनाक है। उसने यह भी पूछा था कि क्या कभी-कभी डेरेक को कॉल करना बेहतर नहीं होगा। सबरीना ने जवाब दिया था कि वह खुद संभाल सकती है, और उनसे यह सब बंद करने को कहा था। वह सोचती है कि वह सिर्फ माता-पिता के कहने पर एक बार आया था और अब ऐसे पेश आ रहा है जैसे वह बहुत परवाह करता हो। थोड़ी देर बाद डेरेक उसे पानी का गिलास देता है और पूछता है कि वह सुबह होटल से कितने बजे निकली थी। वह कहती है, करीब 11 बजे। वह कहता है कि वह काफ़ी लेट निकली और पूछता है कि उसने उसे बताया। क्यों नहीं? वह झुंझलाकर पूछती है कि वह उसे क्यों बताए, और यह भी कहती है कि उसने भी तो कॉल नहीं किया था। डेरेक पूछता है कि वह इतनी चिड़चिड़ी क्यों है। वह गुस्से में कहती है कि बिना कुछ बताए चला जाना उसकी गलती थी। वह पल भर को कंफ्यूज होता है, फिर समझ जाता है।
वह मानती है कि वह नाराज़ है और कहती है कि उसे कम से कम बताकर जाना चाहिए था। भले ही वे पूरी तरह अजनबी न हो, फिर भी उसे बुरा लगा। वह सोचती है कि वह कितनी परवाह करने लगी है। बिना उसकी गर्लफ्रेंड बने ही तभी डेरेक मुस्कुराकर कहता है कि शायद उसने वह नोट नहीं देखा जो उसने छोड़ा था। सबरीना चौंक जाती है और कहती है कि शायद उसने देखा हो या नहीं। उसे याद आता है कि टेबल पर एक नोट था। वह कहता है कि उसने मैसेज छोड़ा था, लेकिन उसने सुना नहीं, और यह भी बताता है कि उसे किसी ज़रूरी वजह से अपने पेरेंट्स के घर जाना पड़ा और वह उसके लिए चिंतित था। उसकी सच्चाई सुनकर वह कुछ कह नहीं पाती। फिर वह पास आकर अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। वह अचानक उसकी नज़दीकी से घबरा जाती है और उसे धक्का देकर कहती है कि वह बहुत पास है। वह उलझन में उसे देखती है और पूछती है कि क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह अनजान बनते हुए पूछता है कि वह क्या कहना चाहती है। वह थककर कहती है कि छोड़ो। वह सोचती है कि उसे यह सब कितना परेशान कर रहा है, और फिर भी हर बार वह उससे हार जाती है। डेरेक पूछता है कि वह उससे क्यों बचती रहती है। वह तुरंत मना कर देती है, उसे समझ नहीं आता वह क्या कह रहा है। तभी वह उसके चेहरे को बहुत नरमी से छूता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। बिना कुछ कहे वो आगे झुकता है और हल्के से उसे किस करता है। अगले दिन सबरीना कॉफ़ी का कप पकड़े खाली नज़रों से घूरती रहती है। उसके दिमाग में वही किस और होटल की रात घूम रही होती है। उसकी दोस्त कहती है कि वह पूरे दिन से ऐसे ही खोई हुई है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। यह भी कहती है कि लंच का टाइम हो गया है, लेकिन लग रहा है जैसे वह अभी अभी ऑफिस आई हो। यूना पूछती है कि उसे क्या हुआ है और कुछ बोलने पर जोर देती है, ये सोचकर कि बात उसके एडवाइज़र से जुड़ी नहीं है। सबरीना चुप ही रहती है, फिर अचानक वह पूछती है कि क्या उसने कभी ऐसा किया है। यूना सवाल सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। सबरीना थोड़ी शर्म के साथ फिर पूछती है कि क्या वह कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरी है। उसकी दोस्त ठीक से समझ नहीं पाती और दोहराने को कहती है। आखिरकार सबरीना हार मान लेती है और बात वहीं सबरीना छोड़ झुककर देती यूना है। के कान में धीरे से सब कुछ फुसफुसाकर बता देती है। ये सुनते ही यूना चौंक जाती है और जोर से चीख पड़ती है, जिससे आसपास के सब लोग सुन लेते हैं। घबराई हुई सबरीना उससे आवाज़ धीमी करने के लिए गिड़गिड़ाती है। सारी बात जानने के बाद यूना गुस्से में सबरीना के एक्स बॉयफ्रेंड को कोसने लगती है, लेकिन सबरीना उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि ठीक है और उसे ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूना उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ठीक और बेहतर लग रही है। फिर शरारती मुस्कान के साथ मजाक करती है कि शायद ये सब उस बचपन के दोस्त की वजह से है जिसके साथ उसने रात बिताई थी। ये सुनकर सबरीना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है शर्म से और वह लाल होती नज़रें हुई सबरीना चुरा साफ लेती करती है। है कि वे डेट नहीं कर रहे हैं। वे बस 2 दिन साथ रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी दोस्त मजाक करते हुए कहती है कि कम से कम लड़का हैंडसम तो है, और यह देखकर अच्छा लग रहा है कि वह अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। फिर यूना सीरियस होकर कहती है कि कैजुअल रिलेशनशिप में एक बहुत ज़रूरी बात होती है। ये सुनकर सबरीना उत्सुक होकर पूछती है कि क्या यूना समझाती है कि ऐसे रिश्ते में बस पल को जीना और मज़ा करना ही मकसद होता है। जब तक दोनों इस बात पर सहमत हों, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब उनमें से कोई एक सिर्फ मज़े से ज़्यादा कुछ चाहने लगता है। सबरीना पूछती है कि ज़्यादा से उसका क्या मतलब है। यूना कहती है इंटरेस्ट फीलिंग्स। लगाव ऐसी चीज़ है जो ऐसे रिश्ते में उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यह सुनकर सबरीना गहरी सोच में डूब जाती है। वह कहती है कि वह ऐसी गलती नहीं करेगी, लेकिन यूना चेतावनी देती है कि इंसानों के साथ क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। वह जिद करती है कि क्या सबरीना सच में उसकी दी हुई सलाह सुनेगी। लेकिन अपने मन में सबरीना डरती है कि कहीं वह डेरेक जैसे इंसान से अपनापन चाहने न लगे। कॉलेज के हॉलवे में फाइल्स उठाए चलती हुई सबरीना एक आवाज़ सुनती है जो डेरेक को बुला रही होती है और उसके घर चलने के लिए कह रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आवाज़ किसी लड़की की है, वह चौंक कर रुक जाती है। यकीन न होने पर वह दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि डेरेक एक पिंक बालों वाली स्टूडेंट के साथ बैठा है। ये देखकर वह सुन्न हो जाती है। उसका दिमाग उलझ जाता है और वह सोचने लगती है कि वे क्या बात कर रहे होंगे। उसे उसके बारे में सुनी अफवाहें याद आ जाती हैं और वह जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अपने मन में वो गुस्से और शर्म को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और सोचती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसे याद आता है
कि डेरेक हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है, फिर भी उसे लगता है कि उसके साथ जुड़कर उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। गुस्से में वह जोर से पैर पटकती है जिससे आसपास के स्टूडेंट चौंक जाते हैं। एडमिन रूम में पहुंचकर वह काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। एक लंबी सांस लेकर वह तय करती है कि बाकी काम अगले दिन करेगी और जल्दी घर चली जाएगी। तभी अचानक डेरेक अंदर आता है और उसे आराम से आवाज़ देता है। सबरीना चौंक कर पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वह कहता है कि उसकी गंगनाम में मीटिंग थी और रास्ते में उसे वह बेकरी याद आ गई जहाँ का केक उसे पसंद है। वह उसके हाथ में नींबू वाला केक थमाता है और बताता है कि उसे उसकी पसंद याद थी, इसलिए खास तौर पर खरीद कर लाया। ये देखकर सबरीना हैरान रह जाती है और सोचती है कि उसे इतनी छोटी बात कैसे याद रही। दोनों साथ बैठकर केक खाने लगते हैं। वह केक के फेमस फ्लेवर की तारीफ करती है और कहती है कि उसने खास उसके लिए रिजर्व कराया। ये जानकर वह इम्प्रेस हो जाती है। खाते हुए वह पूछती है कि क्या उसे भी लेमन केक पसंद है। वह जवाब देता है कि उसे नहीं, बल्कि उसे पसंद है, और यह वही है जिसे लेमन केक अच्छा लगता है। ये सुनकर वह कुछ पल चुप रह जाती है, फिर कहती है कि यह तो मिडिल स्कूल की बात है। अब उसे एलर्जी है और वह इसे ठीक से खा भी नहीं सकती। ये सुनकर डेरेक हैरान हो जाता है और कहता है कि फिर तो वह बेकार में लाया, क्योंकि उसने जानबूझकर वही फ्लेवर चुना था और उसे बनने में ज़्यादा वक्त भी लगा था। सबरीना मन ही मन सोचती है कि वह बेकरी 1 घंटे दूर है और उसने यह बात उसे बताई भी नहीं। वह सोचती है कि उसने इतनी मेहनत क्यों की। डेरेक कहता है कि अगर उसे दिक्कत है तो वे केक रख सकते हैं, लेकिन वह कहती है कि कोई बात नहीं, वह थोड़ा सा खा लेगी। खामोशी में खाते हुए डेरेक उसे ध्यान से देखता है और पूछता है कि अब उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ये सुनकर वह चौंक जाती है और समझ नहीं पाती क्या जवाब दे। वह थकी हुई सांस लेकर पूछती है कि वह यह क्यों पूछ रहा है। वह मुस्कुराकर कहता है कि वह चिड़चिड़ी हो रही है। खाते खाते वह नोटिस करती है कि उसे अब भी मीठा पसंद नहीं है और सोचती है कि जब वह खाएगा ही नहीं तो लाया क्यों। फिर उसे एहसास होता है कि शायद यह सब उसके लिए था, लेकिन वह तुरंत खुद को रोक लेती है। ये सोचकर कि यह मानना बहुत ज़्यादा होगा, डेरेक मौका देखकर पूछता है कि वह उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। वह कहती है कि वह बिजी थी। फिर शक के साथ पलटकर कहती है कि उसके पास तो और भी बहुत लोग होंगे बात करने के लिए और उसे उन्हीं के साथ मज़ा करना चाहिए। ये सुनकर वह गंभीर आवाज़ में कहता है कि उसके पास सिर्फ वही है। ये सुनकर सबरीना चौंक जाती है और उसे ऐसा बोलने से रोकने को कहती है। जब वह पूछता है कि वह क्या कर रहा है, तो वह घबरा कर कहती है कि उसी तरह बोलने की बात कर रही है। ये कहने के बाद वह खुद चुप हो जाती है और बस उसे देखती रहती है, जबकि डेरेक उलझन में पूछता है कि उसने अपने आखिर मन में किया क्या सबरीना है। सोचती है कि वह बिल्कुल लोमड़ी जैसा है, मौके का फ़ायदा उठाने वाला, बेशर्म और ज़िद्दी। उसे समझ नहीं आता कि वह ये सब जानबूझकर करता है या फिर यही उसका तरीका है। तभी कमरे की लाइट फिर से झपकती है। सबरीना थक कर कहती है कि ऐसा हमेशा होता है। वह पूछता है, क्या यह अक्सर होता है? चिढ़कर वह शिकायत करता है कि स्कूल को उसके परिवार से इतना पैसा मिलता है, फिर भी इतनी सी चीज़ कोई ठीक नहीं करता। उसे देखते हुए सबरीना डेरेक के बारे में सोचती है और यह भी कि क्या उसे अपने बारे में फैल रही सारी अफवाहों का सच में पता है। वह पूछती है कि क्या वह फिर भी मजाक करने की हिम्मत रखता है। वह बेपरवाही से कहता है कि सबको पता है, उसके परिवार के पास पैसा है। सबरीना कहती है कि उसके पिता ने कहा था कि वह पैसा उसे देने से बेहतर दान कर देंगे। डेरेक शांत होकर कहता है कि आखिर में वह उसे पैसा भी देंगे और कंपनी भी, क्योंकि उसे पसंद ना हो, फिर भी उसकी सोच और काबिलियत काम की है और कंपनी में टैलेंट की कमी है, इसलिए उसके पिता को उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। सबरीना पूछती है कि क्या ये सच नहीं कि वह सिर्फ पैसों की वजह से उस स्कूल में आया। वह उसे कन्फ्यूजन से देखता है। तब वह कहती है कि उसे आर्किटेक्चर ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन वह भी एक तरह की आर्ट है और उसे इतना तो अंदाज़ा है। उसे याद आता है कि उसने एक मुश्किल कंपटीशन में इनाम जीता था और पूछती है कि क्या उसी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसमें टैलेंट है। वह पलट कर कहता है कि उसे लगा था कि उसे उससे जुड़ी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वह कहती है कि चाह कर भी न जाने कितने लोगों के ज़रिए बातें उस तक पहुंच ही जाती हैं। सबरीना सोचती है कि उसके पिता को उस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन डेरेक कहता है कि वह अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और शायद यह समझ गए हैं।
कि बड़े बेटे को ज़बरदस्ती किसी और रास्ते पर नहीं मोड़ा जा सकता। उसके पिता बहुत सख्त इंसान थे। उसी सख्ती से उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाया, लेकिन उसी सख्ती से बेटे को सज़ा भी दी। यह पहले क्या था किसी को नहीं पता, बगावत या सज़ा, लेकिन अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त सबरीना और उसके पिता दोनों को लगता था कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। सबरीना कहती है कि बचपन में वह उसे हमेशा समझ नहीं पाती थी। वह हैरानी से हल्की मुस्कान देता है। फिर वह जोड़ती है कि अब उसे लगता है कि वह उसे थोड़ा बेहतर समझने लगी है। शायद डेरेक बस आज़ाद रहना चाहता था। वह पूछता है कि क्या वह अकेले ही पुरानी बातें याद कर रही है और अचानक इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो गई। वह झिझकते हुए कहती है कि बस यूं ही दिमाग में आया, और उससे कहती है कि वह अनसुना कर दे। वह मुस्कुराकर कहता है कि अब तो सुन लिया, और उसे भी अतीत याद दिलाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, और धीमे से कहता है कि उसे वह समय याद आता है। सबरीना शर्मा जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है। दोनों धीरे धीरे पास आते हैं, नजरें मिलती हैं। बिना कुछ कहे वे और करीब झुकते हैं। तभी अचानक बल्ब फट जाता है और अंधेरा हो जाता है। दोनों हड़बड़ाकर अलग हो जाते हैं। वह कहता है कि अब बल्ब बदलना पड़ेगा, और वह नया बल्ब लाने की पेशकश करती है। थोड़ी देर बाद वह बल्ब बदल रहा होता है और उससे कहता है कि वह ऊपर चढ़कर उसे पकड़ ले, क्योंकि वह अकेले नहीं कर पा रहा। वह मान जाती है और कसकर पकड़ लेती है। वह चेतावनी देता है कि तार कमज़ोर है, छोड़ने पर गिर सकता है। वह शिकायत करती है कि वह बहुत डिमांडिंग है, लेकिन भरोसा दिलाती है कि वह पकड़ मजबूत रखे हैं उन्हें। तभी उसे याद आता है कि एक औजार भूल गया है, और उससे कहता है कि वह एक पल अकेले पकड़ ले। वह थकी हुई आवाज़ में कहती है कि एक ही बार में सब कर लेना चाहिए। वह जल्दी से लेने चला जाता है। इस बीच सबरीना के हाथ थकने लगते हैं। तभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है, और वह चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि डेरेक बहुत पास आ गया है। वह घबराकर उसका नाम लेती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह नज़रें हटाए बिना हल्के मजाकिया अंदाज में कुछ कह देता है, जिससे वह और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। उसे याद आता है कि वे स्कूल में हैं। वह उसे याद दिलाती है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता है कि यही तो इसे और रोमांचक बनाता है। उसके शब्दों से वह और ज़्यादा घबरा जाती है। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह डगमगा जाती है। डेरेक तुरंत उसकी कमर से थाम लेता है और उसे संभालता है, और कहता है कि बल्ब छोड़ दे और उस पर सहारा ले। लेकिन सबरीना हड़बड़ा कर चेतावनी देती है कि वह ठीक है, और खुद को संभाल लेती है। दिल जोर जोर से धड़कता है और माहौल अचानक बहुत अजीब और भारी सा हो सबरीना जाता घबरा है। कर कहती है कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो बल्ब नीचे गिरकर टूट जाएगा और बड़ी परेशानी हो जाएगी। जैसे ही वह हाथ छोड़ती है, वह घबरा जाती है और पूछती है कि अब क्या करे। डेरेक पूरे दृश्य को शांति से देखता है और समझ जाता है कि उसे असल में बल्ब पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जानकर सबरीना चिढ़ जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर उसे फंसाया। वह उसके हाथों में छटपटाने लगती है तो वह उससे रुकने को कहता है, यह कहते हुए कि उसे दर्द हो रहा है। गुस्से में सबरीना चिल्लाकर कहती है कि उसे तुरंत छोड़ दे। वह मुस्कुराकर पूछता है कि वह आखिर करना क्या चाह रही है। दोनों लड़खड़ाकर सोफे पर गिर जाते हैं और डेरेक उसे गले लगा लेता है। सबरीना कहती है कि वह थोड़ा दूर हटे, क्योंकि वह बहुत कसकर पकड़े हुए है। लेकिन डेरेक उसे फिर अपनी ओर खींच लेता है और कहता है कि उसे इस नज़दीकी से कोई दिक्कत नहीं है। सोफा छोटा है और वे ऐसे ही रह सकते हैं। इतने पास रहकर सबरीना सोचने लगती है कि वह उसे इतनी मजबूती से क्यों थामे हुए है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और हालात उसे उलझन में डाल देते हैं। उसी पल उसे बचपन की यादें आती हैं। जब वे छोटे थे, साथ रहना और गले लगना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि भावना बदल चुकी है। वह महसूस करती है कि उसकी बाहें कितनी चौड़ी और मजबूत हो गई हैं, और अब पहले जैसी सहजता नहीं रही। उसका दिल तेज धड़कता है और वह इस बदलाव की वजह सोचने लगती है। चुप्पी तोड़ते हुए सबरीना कहती है कि आगे से वह केक या ऐसी चीजें न लाया करे। डेरेक हैरान होकर पूछता है, क्यों? वह कहती है कि ऐसी चीजें लाना आसान नहीं, और वह उसकी बहुत ज्यादा परवाह कर रहा है। वह जवाब देता है कि उसने अपनी मर्जी से लाया है तो समस्या क्या है। यह सुनकर सबरीना मन ही मन सोचती है कि उससे बात करना नामुमकिन है। विषय बदलते हुए डेरेक सुझाव देता है कि अगली बार वे बारबेक्यू या किसी मैक्स स्टाइल रेस्टोरेंट चलें।
उसे पता है कि उसे ऐसी जगह पसंद है। सबरीना चौंक जाती है, जबकि डेरेक इस बात से संतुष्ट मुस्कुराता है कि उसने उसकी पसंद सही पहचान ली। उसकी स्वाभाविक बातों से सबरीना का दिल फिर तेज धड़कने लगता है और उसे एहसास होता है कि हालात उसके लिए भावनात्मक रूप से खतरनाक होते जा रहे हैं। वह सोचती है कि उसे ऐसे व्यवहार से रोकना चाहिए, लेकिन अब वह खुद अपने एहसासों को लेकर निश्चित नहीं है। गले लगे हुए वह महसूस करती है कि यह पल किसी कत्ल जैसा है। उसके मन में डेरेक के बारे में सुनी अफवाहें घूमने लगती हैं और वह सोचती है कि कहीं वे सच तो नहीं। वह मान लेती है कि वह खुद को किसी रिश्ते में फंसाकर ठुकराया जाना नहीं चाहती। इसलिए वह तय करती है कि बिना लेबल के ही पास रहना बेहतर होगा। वह सुझाव देती है कि वे ऐसे ही रहें जब तक दोनों को कोई और न मिल जाए। डेरेक सहजता से कहता है कि अगर वही उसकी इच्छा है तो ठीक है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसे लगा था वह कुछ गंभीर कहेगी, फिर बातचीत बंद कर सोने का सुझाव देता है। सबरीना को राहत मिलती है, उससे खुशी होती है कि वे यूं ही मिलते रहेंगे। मन ही मन वह तय करती है कि अगली बार वही उसे शर्मिंदा करेगी। वह उसे चुनौती देता है और कहता है, कोशिश करके देखो। मुस्कुराते हुए वह धीरे धीरे सो जाती है। कुछ देर बाद डेरेक उसे सावधानी से गले लगाता है और शुभ रात्रि कहता है। कुछ दिनों बाद डेरेक अपने फ़ोन में डूबा बैठा होता है। एक सहकर्मी उससे पूछता है कि क्या उसने कोई नया रिश्ता शुरू किया है। वह जवाब नहीं देता, बस हल्की मुस्कान देता है। उसे सोफे वाला वह पल याद आता है जब सबरीना ने बिना लेबल के रहने की बात कही थी। वह दोस्त से कहता है कि यह गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, बस एक कैजुअल रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह फ़ोन की स्क्रीन देखता रहता है, ये सोचते हुए कि क्या सबरीना सच में जवाब नहीं देगी। अचानक एक नोटिफिकेशन देखकर वह चौंक जाता है। सहकर्मी फिर छेड़ता है तो वह तुरंत मना करता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर धीमे से जोड़ता है, अभी नहीं, शायद किसी दिन। डेरेक ने संदेश भेजा था कि क्या वो आज खाली है। सबरीना ने जवाब दिया कि नहीं, उसे काम है। थोड़ी देर बाद उसने प्रदर्शनी के बाद की पार्टी का जिक्र किया। सबरीना हैरान हुई कि उसे यह कैसे पता चला। संदेश देखा गया पर जवाब नहीं आया। वह फ़ोन को देखती रह जाती है और सोचती है कि शायद वह उसकी व्यस्तता से नाराज़ हो। फिर भी वह जानती है कि आज का दिन वाकई अहम है। उसी समय एडा की प्रदर्शनी के जश्न में एक औपचारिक डिनर चल रहा था। टेबल पर बैठी सबरीना सोचती है कि एक टीचिंग असिस्टेंट होने के नाते वह प्रोफेसर का कार्यक्रम मिस नहीं कर सकती। वह अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहती है, नए लोगों से मिलना और इतने समय बाद डेरेक को देखना भी अच्छा रहेगा, खासकर अच्छे कपड़ों में। डिनर के दौरान किसी ने उसका ध्यान फोन पर देखा और पूछा कि क्या कोई जरूरी संदेश है। सबरीना थोड़ी कहानी असहज आगे होकर जारी है। जवाब देती है कि कोई खास बात नहीं है और बातचीत को फिर से पटरी पर लाने के लिए पूछती है कि वे पहले किस विषय पर बात कर रहे थे। डिनर के दौरान एक प्रोफेसर जिक्र करते हैं कि वह पहले भी कई बार असिस्टेंट सबरीना से प्रोफेसर हिल्क के बारे में बात कर चुके हैं। वही प्रोफेसर एडम और सबरीना दोनों की निगरानी के जिम्मेदार थे। इसके बाद प्रसिद्ध कोरियाई चित्रकार राडोवा ने प्रदर्शनी में प्रस्तुत उसके काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि उसकी पेंटिंग होराइजन बाकी उत्कृष्ट कृतियों के बीच भी खास तौर पर उभर कर सामने आई है। ये सुनकर सबरीना हैरान रह जाती है। एक मशहूर कलाकार से सीधे प्रतिक्रिया मिलना उसके लिए बेहद भावुक करने वाला पल था, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। हक ने भी टिप्पणी की कि पूरी प्रदर्शनी में प्रस्तुत सभी कामों में से उसका काम उन्हें सबसे अधिक पसंद आया। सबरीना ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और कहा कि ये प्रशंसाएं बहुत उदार हैं। तभी हिल्क ने घोषणा की कि वह उसे अपनी अगली प्रदर्शनी में आमंत्रित करना चाहेंगे और पूछा कि वह इस विचार के बारे में क्या सोचती है। भावनाओं से भरी सबरीना ने उत्तर दिया कि यह उसके लिए सम्मान की बात होगी और वह मुश्किल से विश्वास कर पा रही है कि प्रोफेसर हिल्क ने उसके काम के मूल्य को पहचाना है। एक अन्य प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं कि माहौल में बहुत अच्छी ऊर्जा है और मजाक में जोड़ते हैं कि वहाँ मौजूद दोनों लोग सबरीना और एडम एक दूसरे के साथ काफ़ी मेल खाते हैं। उनके बीच का जुड़ाव साफ महसूस होता है। थोड़ी ही देर बाद वह प्रदर्शनी को बहाना बनाकर दोनों को साथ बाहर जाने एक डेट का सुझाव दे देते हैं। यह अप्रत्याशित टिप्पणी सुनकर सबरीना सन्न रह जाती है। भीतर ही भीतर सोचती है कि क्या प्रोफेसर ने हद पार कर दी है। एडम को कला का उस्ताद माना जाता था,
ऐसा कलाकार जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए नई दुनिया में रोशनी भर देता है। वह कोरियाई रचनात्मकता का प्रतीक था, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक जीवित किंवदंती और एक सच्चे कलात्मक प्रतिभा के रूप में सम्मानित। सबरीना को याद आता है कि पहली बार जब उसने एडम की कृतियां देखी थी, तो वह पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई थी। उन्हीं चित्रों को देखकर उसके भीतर वैसा ही चित्रण करने की तीव्र इच्छा जागी थी। उसी की वजह से उसने उस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। उसी के कारण उसने कला का मार्ग चुना था। ये सोचते हुए सबरीना गहराई से आत्ममंथन में डूब जाती है। सबरीना सोचती है कि वह इसी रास्ते पर चली थी, एडम के लिए गहरी तारीफ और आदर से भरी हुई। लेकिन अब ठीक से सोचने पर उसे अफसोस होता है कि उसने शुरू से ही उसकी असली पर्सनैलिटी को नहीं पहचाना। अगर पहले जान लेती तो शायद अपने फैसलों पर दोबारा सोचती। इसी बीच एडम हाथ में ड्रिंक लिए मुस्कुराता है और असिस्टेंट सबरीना की शक्ल सूरत पर कमेंट करता है। कहता है कि उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि वह कितनी खूबसूरत है। फिर पूछता है कि क्या आज उसने ज्यादा मेहनत से तैयार होकर आने का सोचा था, जैसे किसी को इम्प्रेस करना चाहती हो। आगे इशारों में कहता है कि प्रोफेसर हिल की मौजूदगी जानकर वह कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी और शायद उसी के लिए खास तौर पर तैयार हुई हो। मजाकिया लहजे में वह याद दिलाता है कि उसने खुद कहा था कि उसका आइडियल टाइप एक मजबूत और विरील आदमी है, और पूछता है कि क्या यह प्रोफेसर हिल पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता। सबरीना हल्की सी मजबूर मुस्कान के साथ जवाब देती है कि हिल जैसे इंसान उसके लिए बहुत अलग और खास हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो एडम के बर्ताव पर हैरान और परेशान होती है और सोचती है कि क्या वह पागल हो गया है। तभी हिल्क बीच में बोलते हैं और शालीनता से एडम को टोकते हुए कहते हैं कि एक यंग लेडी से बात करते समय ज्यादा सावधान रहना चाहिए। यह सुनकर सबरीना राहत महसूस करती है और सोचती है कि यही सही रवैया है, और उम्मीद करती है कि कम से कम यह प्रोफेसर अब हद तय करेगा। हिल्क चिंता जताते हुए पूछते हैं कि क्या वह घबरा गई थी या असहज महसूस कर रही थी। सबरीना शांत स्वर में कहती है कि वह ठीक है और जोड़ती है कि वह उन्हें एक सराहनीय व्यक्ति मानती है। वह शुक्रिया अदा करते हैं और मौका देखकर कहते हैं सुपरडे, अगर वह कभी उनसे गाइडेंस चाहें तो वह दोनों के लिए खास समय निकाल सकते हैं। फिर हल्के से उसका हाथ छूते हुए पूछते हैं कि वह इस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचती है और क्या उसे दिलचस्पी होगी। बाहर से सबरीना का चेहरा शांत रहता है, लेकिन अंदर वह पूरी तरह हिल जाती है और सोचती है कि क्या यह इंसान भी पागल है। फिर भी वह खुद को संभालती है, नर्वस हंसी के साथ बात टालती है और स्थिति पर हैरानी जताती है। वह उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है और खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, जबकि अंदर ही अंदर उसे घिन और बेचैनी महसूस होती है और वह सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, उठकर चली जाए या किसी सभ्य तरीके से खुद को इस हालत से निकाले। एक पल के लिए वह अपने इंस्टिंक्ट्स के पीछे जाने की कल्पना करती है। दिमाग में एक खतरनाक सीन उभरता है। वह खुद को हिल के हाथ में चाकू घोंपते हुए देखती है और फिर खुद को एक स्कैंडल की हेडलाइन बनते हुए सोचती है, एक आर्ट कॉलेज की असिस्टेंट जो स्टैबिंग केस में फंस गई हो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह अब भी सिर्फ एक इंटर्न है और यही बेहतर है कि वह चुपचाप सब सह ले। हिल्क पूछते हैं कि क्या उसने आर्ट सिर्फ एडम से सीखी है। सबरीना हाँ कहती है और जोड़ती है कि उसने देर से शुरुआत की थी। वह कहते हैं कि उन्हें पहले से शक था और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो शायद यह पहली बार है जब वह उनसे सीधे सीखने वाली है। यह सुनकर सबरीना का चेहरा सख्त हो जाता है। अंदर ही अंदर वह सोचती है कि वह आदमी असल में कहना क्या चाहता है और उसे उसके शब्दों में गंदी मंशा महसूस होती है। फिर वह जबरदस्ती की नरमी के साथ उसका हाथ और पास खिसकाता है और कहता है कि वह चाहे तो कभी उसके स्टूडियो आ सकती है, क्योंकि वह उसे बहुत कुछ सिखा सकता है। उसका हाथ छूना ही उसे सेहरा देता है। सबरीना को घिन आती है। अब तक वह सिर्फ शिष्ट मुस्कान बनाए हुए थी, लेकिन इस पल उसके लिए सब असहनीय हो जाता है और वह तय करती है कि अब उसे इस तरह के इशारों को और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उस पल में उसे लगा कि उसे उस आदमी का मुंह बंद कराना ही होगा और नतीजों के बारे में बाद में सोचेगी। गुस्से और तनाव में उसने मेज पर रखी कटलरी की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक नई आवाज ने माहौल चीर दिया। वो डायरेक्ट था जिसने इजाजत मांगी और पूछा कि क्या वहां मौजूद प्रोफेसर एडम और हिल्क हैं। उस आवाज को पहचानते ही सबरीना चौंक गई और खुद से सवाल करने लगी, क्या सच में वही है जो वह सोच रही है। वह बेहद शालीनता से आगे बढ़ा, लेकिन प्रोफेसर एडम ने उसे किसी फैन समझ लिया और कहा कि वह अभी खाने के बीच में है
और समय नहीं है। इधर सबरीना परेशान और उलझन में थी कि वह यहाँ क्यों आया है। डेरेक ने माफी मांगते हुए कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त से मिलने आया है और उसे लगा कि उसके अंकल उसे देखकर खुश होंगे। यह सुनकर सबरीना और भी कंफ्यूज हो गई। एडम ने पूछा कि वह अंकल कौन है और डेरेक के हुलिये को देखकर शक जताया। तभी अचानक एडम घबराई हुई मुस्कान के साथ बोल उठा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट ली और उनके भतीजे से इस तरह की जगह पर मुलाकात होगी, और हंसते हुए इसे अजीब इत्तेफाक बताया। डेरेक के अंकल ने गिलास उठाते हुए सहमति जताई और बताया कि वह तो बस अपने भतीजे के साथ डिनर पर आए थे, लेकिन एडम के बारे में इतनी बातें सुनकर खुद मिलने आ गए। और चूंकि उनके भतीजे की दोस्त एडम के काफी करीब लगती है, तो उन्हें लगा कि साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बीच सबरीना ने डेरेक की बांह चुभोकर पूछा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसने शांत भाव से इशारा किया कि बड़े लोग बात कर रहे हैं और उसे चुप रहने को कहा, जिससे वह और भी बेचैन हो गई। फिर प्रोफेसर एडम ने पूछा कि आखिर वह दोस्त कौन है जिसका जिक्र किया गया था। डेरेक ने सहजता से सबरीना की ओर इशारा किया और हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा कि वह प्रोफेसर एडम की सबसे प्रिय छात्रा है, और उसकी दोस्त भी। यह सुनकर दोनों प्रोफेसरों के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई और हिल्क ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा कि दोनों युवा काफी करीब लगते हैं, और उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी शांत असिस्टेंट सबरीना इस तरह की दोस्ती रखेगी। डेरेक ने बिना असहज हुए कहा कि वह दिखने में भले ही बिगड़ैल लगे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। सबरीना ने सोचा कि वह किसी की प्रतिक्रिया की परवाह ही नहीं करता। तभी उसके अंकल ने दखल देकर बताया कि मजाकिया लुक के बावजूद डेरेक आर्किटेक्चर का सच्चा टैलेंट है, और एक समय वह अचानक जर्मनी चला गया था, जहां उसने एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के डिजाइन पर काम किया था। यह जानकर सबरीना को समझ आया कि इतने सालों में क्या हुआ था। हाई स्कूल के बाद से दोनों का संपर्क टूट गया था। डेरेक ने विनम्रता से कहा कि उसने सब कुछ अकेले नहीं किया और अच्छी टीम का साथ मिला। अंकल ने हंसते हुए उसकी सादगी पर चुटकी ली। प्रोफेसर एडम ने प्रभावित होकर पूछा, क्या वह आगे चलकर प्रेसिडेंट ली की कंपनी संभालेगा? इस पर डेरेक ने असहज होते हुए कहा कि वह तो सबरीना के पिता की कंपनी में काम करना पसंद करेगा, जिससे सबरीना सन्न रह गई। एडम ने पूछा कि उसके पिता क्या करते हैं, और डेरेक हैरान हुआ कि वह अब तक नहीं जानता। फिर उसने कहा कि सबरीना के पिता एचएस सीमेंट के प्रेसिडेंट हैं। यह सुनते ही दोनों प्रोफेसर दंग रह गए। सबरीना ने घबराई मुस्कान के साथ कहा कि वह इसीलिए कभी इसका जिक्र नहीं करती क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। डेरेक ने माफी मांगी और कहा कि उसके पिता बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। प्रोफेसर अजीब अजीब हालात की कल्पना करने लगे और पसीना छूट गया। बाद में दोनों साथ चलते हुए बाहर आए। सबरीना ने नाराजगी से कहा कि उसने हद पार कर दी, लेकिन डेरेक ने उल्टा कहा कि उसमें कोई चार्म नहीं है, और फिर अचानक पास आकर कहा कि उसे उसका एहसान मानना चाहिए क्योंकि उसे राहत मिली थी। उसे देखकर सबरीना शर्मा गई और थोड़ी राहत मान ली। डेरेक ने बदले में कुछ मांगने का इशारा किया और उसके कान के पास झुककर कुछ कहा, जिससे वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। रात को होटल के कमरे में माहौल तनाव से भरा था। जब डेरेक को पता चला कि वह अपने पीरियड्स में है, तो वह नाटकीय अंदाज में बिस्तर पर गिर गया और दुख जताने लगा। सबरीना ने हैरानी और झुंझलाहट के बीच किसी और तरह से एहसान चुकाने के बारे में सोचना शुरू किया। दिल की धड़कन तेज थी, माहौल में शर्म, उलझन और भावनाओं का तूफान था। जब वह अपने फैसले पर पहुंची तो उसने उसे बुलाया और कहा कि आज वह उसके लिए कुछ खास करेगी। यह कहते हुए उसने हल्के से अपने ब्लाउज का गला ठीक किया, जिससे डेरेक का उत्साह साफ झलकने लगा। माहौल में हल्की सी झिझक और अजीब सी गर्माहट थी। नहाने के बाद सबरीना तौलिए में लिपटी बाहर आई तो डेरेक ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह कितनी समझदार है। यह सुनकर वह थोड़ा चौंक गई क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। बिस्तर पर लेटते हुए डेरेक ने कहा कि अनुभव कम होने के बावजूद उसने काफी अच्छा किया, और हंसते हुए जोड़ दिया कि शायद उसका अंदाज ही ऐसा है। यह सुनकर सबरीना ने खुद को संभालते हुए पूछा कि वह कैसी अजीब बातें कर रहा है। डेरेक ने मजाक में कहा कि वह हाल ही में बार बार ऐसा पूछ रही है, और क्या उसे यह सब पसंद आने लगा है। यह सुनकर सबरीना शर्मा गई और नजरें चुरा ली। मन ही मन उसे लगा कि उसके साथ ऐसा महसूस करना सच में अलग था। बाल सुखाते वक्त डेरेक अचानक पास आ गया और शरारती मुस्कान के साथ उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके हाथों से उसका चेहरा थामकर आंखों में देखते हुए बोला कि वह उसका आदी हो गया है और वह सोच से ज्यादा हिम्मती है। सबरीना का चेहरा लाल हो गया, दिल तेज धड़कने लगा। उसने नजरें फेर ली। डेरेक ने धीरे से कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारे बाल सुखाता हूं। उसने मना करना चाहा, लेकिन उसने भरोसे से कहा कि उसे खास तरीका आता है।
वह सीटी बजाते हुए बाल संवारने लगा। सबरीना चुप रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचे। जब उसने कहा कि वह इसमें अच्छा है तो डेरेक हंसते हुए बोला कि उसने पहले ही कहा था, उस पर भरोसा करना सीखो। यह सोचते हुए कि उसने यह सब और कितनों के लिए किया होगा, उसके दिल में हल्की सी जलन उठी। उसके हाथ जब बालों से फिसलकर त्वचा को छू गए तो वह सिहर उठी। उसके पीछे खड़े होने से उसकी मौजूदगी और भी महसूस हो रही थी। उलझी भावनाओं में सबरीना ने पूछा, क्या वह ऐसा करता ही रहेगा? उसने अनजान बनते हुए पूछा। क्या मतलब है? सबरीना ने कहा कि वह हमेशा उसे उलझा देता है। कभी पास आता है, फिर ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह बोली कि वह हर बार खुद को जीतता हुआ दिखाता है। डेरेक ने हैरानी से पूछा, क्या सच में वह ऐसा करता है? मुस्कुराते हुए सबरीना ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार जीत उसकी थी। वह उठ खड़ी हुई जैसे कोई जंग जीत ली हो। उसने कहा कि थोड़ी देर पहले वही था जो मिन्नत कर रहा था, और प्लीज तक कहाँ था। डेरेक ने याद न होने का नाटक किया तो सबरीना ने शरारती अंदाज में बाथरूम वाली बात याद दिलाई और खुशी से बिस्तर पर कूद गई। उसने हंसते हुए हार मान ली। उसकी आंखों में अपनापन था, जैसे वह जानता हो कि वह उसे कभी पूरी तरह हरा नहीं सकता। बिस्तर पर लेटी सबरीना खामोशी से छत को देखती रही। उसके मन में एक ही चाह गूंज रही थी कि वह उसके साथ रहे, उसके पास बना रहे और हर बार उसे जीतने दे। कुछ दिनों बाद उसने फोन पर बताया कि वह एग्जीबिशन की तैयारी में व्यस्त रहेगी और कुछ समय तक नहीं मिल पाएगी। उधर से डेरेक ने बस इतना कहा कि वह समझता है और उसे काम पर ध्यान देने को कहा। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया से वह ठिठक गई। उसे लगा जैसे परवाह सिर्फ वही कर रही हो। उसने सोचा काश वह उसे रोकता या कुछ तो कहता। खुद को समझाते हुए उसने याद दिलाया कि उसकी भी अपनी जिंदगी है। कॉफी के कप उठाए वह जल्दी में थी, तभी गुलाबी बालों वाली एक लड़की पास से गुजरी, फोन पर कहते हुए कि वह यूनिवर्सिटी में है और डेरेक से मिलने जा रही है। यह सुनते ही सबरीना जैसे जम गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह खंभे के पीछे छिपकर उसे जाते देखने लगी। उसके शब्द दिमाग में गूंज रहे थे कि वह डेरेक के साथ कोई मामला सुलझाने जा रही है। बेचैनी उसके सीने में फैलने लगी, क्योंकि उसने उस लड़की को पहले भी डेरेक के साथ देखा था। जैसे ही वह लड़की मोड़ मुड़ी, सबरीना समझ गई कि वह क्लब के सेंट्रल रूम की ओर जा रही है और उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। के लिए रुक गई। अपनी चाल तेज करते हुए वह गलियारों से जल्दी जल्दी गुजरी। जब तक वह दरवाजे तक नहीं पहुंच गई, वह एक पल के लिए रुक गई। उसके सामने का कमरा उसे बहुत ज्यादा जाना पहचाना लगा और यह यकीन उसे जोर से लगा। ये बिल्कुल वही जगह थी जहां उस दिन वे दोनों थे कमरे के अंदर। उसने गुलाबी बालों वाली लड़की को डेरेक के पास देखा, जिससे उसके शक की पुष्टि हो गई। डेरेक ने फिर हेलेना नाम की लड़की से पूछा कि उसने उसे वहां क्यों बुलाया और कहा कि सीधे मुद्दे पर आए। हेलेना ने जवाब दिया कि वह जानती थी कि उस दिन उसकी और कोई क्लास नहीं होगी और उसने सुझाव दिया कि वह थोड़ा आराम करे, यह भी जोड़ते हुए कि हाल ही में वे दोनों मुश्किल से मिले थे। लड़की एक इशारों भरी मुस्कान के साथ एक डेस्क पर बैठ गई और उसने युवक से पूछा कि क्या वे पुराने दिनों की खातिर कुछ नहीं कर सकते। वह और करीब आ गई और इशारा किया कि उसे यहीं करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन डायरेक्ट ने ठंडापन दिखाया और गंभीर स्वर में पूछा कि क्या उसने उसे सिर्फ ऐसी बेकार बात कहने के लिए बुलाया था। बिना उसे जवाब देने का मौका दिए उसने कहा कि वह जा रहा है और उससे कहा कि ऐसे मामलों के लिए उसे फिर कभी न ढूंढे। अस्वीकार का सामना करते हुए हेलेना अपमानित महसूस करने लगी और सोचा कि उसने निश्चित ही उसके अलावा कोई और लड़की ढूंढ ली है। फिर भी उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर देकर कहा कि वह इतना ठंडा न बने। उसने मन ही मन ठान लिया कि उस दिन उसे डेरेक को अपना बनाना ही होगा, चाहे बस एक पल के लिए ही क्यों ना हो। हेलेना ने पीछे से डेरेक को गले लगाया और कहा कि यह उसके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास कोई होगा जो उसकी इच्छाओं का ख्याल रख सके। दरवाजे के दूसरी तरफ सबरीना, जो छिपकर यह सब देख रही थी, यह सुनकर सदमे में थी। युवक स्पष्ट रूप से असहज था। उसने आक्रोश में उसे जोर से अलग किया और पूछा कि क्या वह पागल हो गई है जो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात कह रही है। अचानक उन्होंने बाहर से आवाज सुनी और वह दोनों दरवाजे की ओर हैरानी से देखने लगे। बाहर सबरीना कांप रही थी। उसके हाथ में कॉफी के कप थे और वह बड़बड़ा रही थी कि डर के कारण सब कुछ गिर गया। उसके मन में उसने अफसोस किया कि जो उसने देखा उसके सामने वह अपनी ताकत खो बैठी। डेरेक ने हेलेना को चुप रहने का आदेश दिया। वह उसकी दृढ़ता से घबरा गई। जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा, सबरीना अब भी छिपी हुई सब कुछ सुन रही थी और चिंतित थी कि अगर वह वहीं रही तो वह उसे देख लेगा। डेरेक दरवाजे के पास आया और एक पल चुप रहा। उसके पीछे हेलेना ने धीरे से पूछा कि क्या आसपास कोई है। उसने गलियारे को देखा और जवाब दिया नहीं। उसने भरोसा दिलाया कि वहां कोई नहीं है।
डेरेक ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी और कहा कि उसे परवाह नहीं कि वह क्या कह रही थी, लेकिन उसने मांग की कि उसे इसमें शामिल न करे। उसने तनाव में सिर हिलाया और कहा कि वह समझती है। हेलेना ने कहा कि वह भी उस स्थिति में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन इशारा किया कि उसी ने उसे मजबूर किया। उसके शब्दों के बाद वह बिना पीछे देखे जाने लगा। हालांकि जाने से पहले हेलेना ने उसे एक सवाल से रोक लिया। वह जानना चाहती थी कि क्या किसी भी हालत में वह किसी को डेट कर रहा है। प्रोफेसर को कॉफी देने के बाद सबरीना बाथरूम गई और चुपचाप अपनी ब्लाउज की बांह धोने लगी। उसके मन में डेरेक और उस लड़की के बीच की बातचीत की याद अब भी उसे बेचैन कर रही थी। चुपचाप उसने सोचा कि भले ही उसे यकीन नहीं था कि वे दोनों साथ थे, लेकिन साफ था कि उनके बीच कुछ था, एक जुड़ाव जो शायद उससे कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी था जितना उसने कभी उसके साथ जिया था। सबरीना ने खुद को मूर्ख महसूस किया, जैसे वह पूरी तरह बेवकूफ रही हो, और डेरेक की रोमांटिक उलझनों को देखना उसके अंदर के खालीपन को और गहरा कर गया। उसने खुद से पूछा, क्या वह उसके लिए बस एक और थी, कोई इस्तेमाल करने लायक बिना असली महत्व के। उसने सोचा कि आखिर में फर्क नहीं पड़ता कि उसे दोस्त माना गया या बस एक और साधारण साथी, अंत एक जैसा ही था। लेकिन फिर भी जितना वह इस स्थिति के बारे में सोचती गई, उतना ही उसके अंदर आक्रोश जमा होता गया। गुस्से में उसने सवाल किया कि वह उसके साथ सौ कैसे सकता है और साथ ही दूसरी के साथ आकर्षक व्यवहार कैसे कर सकता है। चिढ़ बढ़ती गई और निराशा उसके हाथों की तेज हरकतों में दिखी। जब वह जोर से सिंक में हाथ धो रही थी, उसे ऐसी बेरुखी असहनीय लगी। हाथ सुखाते हुए उसने अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की। वह तय कर चुकी थी कि वह इसे एक बार में सुलझाएगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दृढ़ होकर उसने अपना फोन उठाया और तेजी से टाइप करने लगी। उसने फैसला किया कि वह उसी दिन उससे बात करेगी, वह सब कुछ साफ करेगी, बेहतर या बदतर। बाद में सबरीना कैफेटेरिया में अकेली बैठी थी। मेज पर 2 ड्रिंक रखे थे। अचानक डेरेक आया और पूछा, क्या वह बीमार है? उसके चेहरे का भाव उसे अजीब लगा। बैठते हुए उसने कहा कि यह अप्रत्याशित था, क्योंकि उसने कहा था कि वह उस दिन फ्री नहीं होगी। उसने समझाया कि वह दौड़ता हुआ आया क्योंकि उसे लगा कुछ हो गया है, और मुस्कुराते हुए गर्मी की शिकायत की सबरीना। शांत रहते हुए वह ड्रिंक आगे बढ़ाई, जो उसने पहले ही डेरेक के लिए मंगवाई थी, और उसने उसकी पहल की तारीफ की। जब डेरेक चुपचाप पी रहा था, उसने पूछा कि वह इतनी क्यों ले रही थी।
उसने महसूस किया कि वह खुद भी अपने शब्दों में पहले कठोर रही थी, इसलिए वह शिकायत नहीं कर सकती थी। घबराई हुई सबरीना ने विषय बदलने का सुझाव दिया और पूछा कि वह इस समय कहाँ जा रहा है। उसने उकसाने वाले अंदाज में जवाब दिया कि वह उसके शरीर से सुकून लेने जा रहा है। चिढ़कर उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह उस मूड में उसके साथ शामिल नहीं होना चाहती। उसने जोड़ा कि अगर उसे सिर्फ यही चाहिए तो वह कार रोक दे, क्योंकि वह यहीं उतर जाएगी। उसके शब्द सुनकर डेरेक ने उसे तेज नजर से देखा। फिर उसने अचानक जोर से ब्रेक दबाया और कार एकदम रुक गई। तनाव के उस पल में उसे लगा कि वह बहुत तेज चला रहा था, लेकिन उसे समझ आया कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। धड़कते दिल के साथ उसने सुना जब उसने उसका नाम लिया और वह उसकी ओर मुड़ी। भावनाओं से भरी दृढ़ नजरों के साथ उसने स्वीकार किया कि उस पल वह सच में उससे सुकून चाहता था, क्योंकि वह अंदर से गहराई तक आहत था। सबरीना उसकी इस स्वीकारोक्ति से चौंक गई और तुरंत समझ नहीं पाई कि उसका मतलब क्या है। सड़क की ओर देखते हुए डेरेक ने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वह किसी और लड़की से नहीं मिल रहा और न ही वह सिर्फ इच्छाओं के लिए इधर उधर संबंध ढूंढता है। फिर उसने साफ शब्दों में कहा कि हाल के दिनों में वह सिर्फ उसी से मिल रहा था। ये शब्द सुनकर वह बिना प्रतिक्रिया के रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और चेहरा लाल हो गया। जो उसने अभी सुना उसकी तीव्रता ने उसे घेर लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उसने कॉलेज वाली उस लड़की के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि वह दूसरी लड़की खुद ही उसके पीछे पड़ती रही। ये सुनकर वह हैरान और उलझन में पड़ गई। सबरीना ने अपने हाथ सिर पर रखे और सोचने लगी कि शायद वह ही जल्दबाजी में नतीजे निकाल रही थी और हर बात को गलत समझ रही थी। डेरेक ने समझाने की कोशिश की और उससे ध्यान से सुनने को कहा। उसने बताया कि दिखावे के बावजूद वह ऐसा आदमी नहीं है जो सिर्फ शारीरिक इच्छाओं से संचालित हो, जैसा वह सोच रही है। उसने उस पल को भी याद किया जब वह नशे में थी और कहा कि वह उसके पास सिर्फ आकर्षण की वजह से नहीं आया था। कार के अंदर वह उसकी ओर देखता रहा और पूछा क्या वह समझती है कि वह हमेशा बहस में उसे जीतने क्यों देता है। वे हैरान रह गई और दोनों के बीच का माहौल फिर तनाव से भर गया। तब युवक ने स्वीकार किया कि उसने खुद को ठीक से व्यक्त नहीं किया और अपने व्यवहार और गलतफहमियों के लिए माफी मांगी। सबरीना ने शर्मिंदा होकर कहा कि उसका अभिमान उसे जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करता है। वह छोड़ दिए जाने से पहले खुद ही सब खत्म करना पसंद करती है। डेरेक ने उसे डांटा और कहा कि उसका अभिमान जरूरत से ज्यादा है, लेकिन साथ ही उसने माना कि उसकी साफगोई उसे सुकून देती है। सबरीना चुपचाप उसे देखती रही और सोचा कि वह फिर से अस्पष्ट बातें कर रहा है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद डेरेक स्टीयरिंग व्हील पर झुका और उससे उसे चूमने को कहा। वह चाहता था कि कम से कम आज पहल वह करे बिना ज्यादा हिचकिचाहट के। सबरीना ने सीट बेल्ट खोली और धीरे से उसकी ओर बढ़ी। हल्की झिझक के साथ उसने उसका हाथ उसके बाजू पर रखा और हिम्मत जुटाकर उसे चूमा। जब वह पीछे हटने लगी तो उसने उसे रोक लिया और एक और चुंबन मांगा। उसने फिर वहीं किया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ और एक और फिर एक और मांगता रहा। यह देखकर लड़की का धैर्य टूट गया और उसने पूछा, आखिर कितनी बार तक वो खुश होगा। उसने उकसाते हुए कहा कि वह तो बस हल्का सा चुंबन था, इसीलिए गिना नहीं जाएगा। अचानक उसने अपना हाथ उसकी सीट पर रखा और पास झुककर कहा कि यह अब भी काफी नहीं है। उसके दिल को शांत होने के लिए उसे और ज्यादा चाहिए। उसने उसे चुनौती दी और पूछा, क्या वह पीछे हटने वाली है। उस पल सबरीना ने उसे हल्का सा दूर करने की कोशिश की और कहा, एक सेकंड रुकिए। घबराई और चेहरा लाल हुई। वह खुद को संभालने लगी और पूछा, क्या उसे सच में लगता है कि सिर्फ उस नजर से उसे बहलाया जा सकता है। विरोध के बावजूद उसने मन ही मन मान लिया कि आखिर वह झुक ही जाएगी, चाहे शर्म उसे कितना भी घेर ले। उलझे हुए विचारों के बीच उसने निष्कर्ष निकाला कि इस बार गलती उसी की थी और उसे उसकी बात ज्यादा सुननी चाहिए। दृढ़ होकर उसने तय किया कि आज के लिए वह अपना अभिमान छोड़ देगी। उसने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, उसे खुश करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। असुरक्षित महसूस करते हुए उसने स्वीकार किया कि उसने पहले कभी ऐसी पहल नहीं की और उसे कहा कि वह उसे शांति और धैर्य से मार्गदर्शन करे। फिर भी उसके मन में संदेह था और डर था कि कहीं वह उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इससे पहले कि वह अपने विचार संभाल पाती, वह चौंक गई जब युवक ने बिना हिचकिचाहट पहल करते हुए उसे सीट पर पीछे की ओर झुका दिया। उलझन और शर्म में उसने पूछा, क्या यह सच में यही होना चाहिए। लेकिन उसने हाँ में जवाब दिया और याद दिलाया कि उसने ही कहा था कि उसे सावधानी से मार्गदर्शन करे।